नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पे। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आए हैं। कुल मिलाकर के अगर आज देखा जाए तो जुलाई से ही एक बड़ा घटनाक्रम पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जब राजनीतिक गलियारों में और सियासतदानों की जब बात सुनिए तो उसमें बहुत सी चीजें ऐसी आती है जिस पे आपका मन करता है कि कुछ नई चीजें हो, और क्या ऐसा हो पाएगा। फिलहाल सियासतदानों ने जुलाई में ही पटना में एक बैठक की और उसके बाद में यह तय किया कि हम नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल 2024 का रण अभी बाकी है और जिस प्रकार विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाने की शुरुआत करी, INDIA गठबंधन बनाया और उसको नाम दिया बेंगलुरु में, वह चल पड़ा। पर अगर हम बात करते हैं कि INDIA गठबंधन जो है वो कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा, तो फिलहाल उसके प्रारंभ से लेकर के अब तक के जो घटनाक्रम है उन पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार, JDU के नेता, ममता बनर्जी, लालू यादव ने इनिशिएटिव लिया और तेजी से इस पे काम करना शुरू किया। उसमें उन्होंने विपक्ष के लोगों से, जिनका उनका वैचारिक मेल नहीं खाता था, यहां तक कि ये संगठनों ने वहां तक समझौता किया कि एक ही राज्य में दोनों एक दूसरे के विपक्षी हैं, फिर भी ये उस समझौते की पटल पर पहुंचे और पटना के बैठक में पहुंचे, बेंगलुरु और मुंबई। शुरू से ही घटनाक्रम में बताते हैं क्या सब कुछ ठीक है INDIA में? बिल्कुल नहीं, बहुत ही स्थितियां खराब हैं। INDIA एक बेमेल गठबंधन है विपक्ष का, जो कहां तक चलता है यह बताना मुश्किल है। फिलहाल अभी हाल ही में 6 राज्यों के 7 उपचुनाव के बाद, विधानसभा के उपचुनाव के बाद, एक तरफ बहुत लबरेज दिखाई पड़ रहा है INDIA, लेकिन वहीं तरफ बहुत बुझे बुझे से भी दिखाई पड़ रहे हैं लोग। आपको इनसाइड स्टोरी बताते हैं और अंदर खाने जो बात है वो बिल्कुल अलग है। दिखाने के लिए अलग, खाने के लिए एक, जैसे हम कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और। विपक्षी गठबंधन जो है वो पहले दिन से ही विवाद में बन गया। आपको शुरुआत करते हैं जुलाई से। जुलाई में आपने देखा होगा कि विपक्षी गठबंधन की जो पहली बैठक होती है उसमें अरविंद केजरीवाल नाराज होते हैं। फिलहाल बार बार वो आकर के मीडिया में कहते हैं नहीं साहब, हम नाराज नहीं थे, हमारा फ्लाइट था बहुत, यही कहना ही पड़ेगा और करेंगे क्या, क्योंकि राजनीतिज्ञों को अपने डैमेज कंट्रोल के लिए इस प्रकार की बातें करती हैं और जिसकी पुष्टि कोई भी पत्रकार नहीं कर पाता और उसको मानना पड़ता है। लेकिन अंदर खाने आप देखिए कि पहली बैठक में तू मैं मत तक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल के लोगों के बीच में। सीधे बात की मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि ये तब कहां थे जब सोनिया गांधी को ED की नोटिस दी गई थी, तब ये आम आदमी पार्टी के लोग हमारे साथ खड़े नहीं हुए थे, जबकि विपक्ष के लगभग ज्यादातर दल उनके साथ खड़े थे और उस पत्र में जो राष्ट्रपति को दिया गया उसमें हस्ताक्षर भी किए थे। बात वहां से शुरू होती है और तू मैं के बाद स्थिति यह आती है कि कई दल केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हो जाते हैं और केजरीवाल वहां एक शर्त रखते हैं कि हम इस दल में आपके साथ तब तक हैं जब आप दिल्ली जो संशोधन विधेयक आ रहा है उसका विरोध में हमारे साथ आएंगे। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी इस तरह जाना, खासतौर उसके संदीप दीक्षित जो उसके नेता है वह भी विरोध कर रहे थे कि केजरीवाल को ऐसा समर्थन न दिया जाए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में ही कई तरह के ऐसी खबरें आई कि उनके नेताओं द्वारा इसका विरोध प्रारंभ किया गया। फिलहाल कांग्रेस पार्टी चूंकि केंद्र में एक बड़ी पार्टी है तो उसके सामने ये दारोमदार पूरा आ गया कि आपको तो ये घूंट पीना ही पड़ेगा, और जब उन्होंने उस अपमान का घूंट पी करके उन्होंने केजरीवाल को समर्थन दिया। अब आते हैं दूसरी बैठक बेंगलुरु में होती है। जब बेंगलुरु की बैठक होती है तो वहां भी स्थितियां बिल्कुल अलग हो जाती हैं। बेंगलुरु की बैठक में पहुंचते ही वो कहते हैं कि हमारे गठबंधन दल जो हैं 26 हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बेंगलुरु में पहुंचने के बाद वहां फिर एक मामले पे और समस्या खड़ी हो जाती है। बेंगलुरु पहुंचने तक उनके संगठन यानी जो विपक्षी गठबंधन बना है उसका कोई नाम नहीं था और उसका नाम दिया गया INDIA। और जब ये नाम दिया गया तो जो अगुवा थे इस पूरे गठबंधन के, नीतीश कुमार जी, उनको बड़ा खराब लगा। उनको लगा अरे मैंने तो इतनी कवायद की, मैंने ममता जी से मिला, मैं अखिलेश यादव जी से मिला, मैंने सबको एक किया, सबकी विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया और नाम रखते समय मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया। यानी वहां देखिए कितनी विषमताएं चल रही हैं और नाम रखने को लेकर के वहां पर उनसे पूछा ही नहीं गया और वो भी नाराज हुए। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सब लोगों की हुई तो उसमें नीतीश कुमार जी नहीं रहे और उन्होंने कहा कि गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ एक विशेष कार्यक्रम से आया था। चलिए, बात गई और खत्म हो गई। अब आते हैं मुंबई की बैठक में। मुंबई की बैठक में अंदर खाने 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक घटना ममता बनर्जी को लेकर घटी जब विपक्षी दलों के गठबंधन में RJD और JDU ने जातीय जनगणना और समाजवादी पार्टी ने जातीय जनगणना का मुद्दा फोकस में रखने की बात करी और मिनिमम जो उनका कॉमन प्रोग्राम है उसमें जातीय जनगणना को लाने की बात करी। उसका ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने जबरदस्त विरोध किया।
टीएमसी ने उनका विरोध किया और उसके बाद वहां नोकझोंक की स्थिति पैदा हो गई। और आपको शायद ध्यान होगा कि मुंबई में होटल ग्रैंड हयात में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ममता बनर्जी नहीं थी। आपको बताएं कि ममता बनर्जी वहां नाराज हो गई। इन सब घटनाओं के बाद उससे पहले भी बहुत सी घटनाएं घटी। अब हम एक एक राज्यों की चर्चा करते हैं कि INIDI में क्या सब कुछ ठीक है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बहुत ही प्रभावी नेता है। और अगर विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा कहा जाए तो उनसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। और अगर हम बात करते हैं आरजेडी के, जयंत का और लोगों का, तो वो सब कोई उतना माने नहीं रखते जितना अखिलेश यादव का चेहरा जाना जाता है और जितनी पूरे प्रदेश में विपक्ष के नाते उनकी पकड़ है। अब बात यहीं से शुरू होती है। जैसे ही घोसी विधानसभा जीतते हैं उसके बाद अंदर खाने खबर यह आ रही है कि अखिलेश यादव 80 में 70 सीटों पर दावा कर रहे हैं और 50 सीटों पर वो फोकस कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं को 50 सीटें उन्होंने चिन्हित कर दिया है कि इन 50 सीटों पर आप तैयारी करें, आपको यहीं से चुनाव लड़ना है। और 70 सीटें वो डिमांड करेंगे। यानी ये भी एक राजनीति की स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जब वो 70 सीट मांगेंगे, एक बड़ा प्रेशर डेवलप करेंगे, तो उसके बाद अन्य दल उनको धीरे 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 कम करते करते लाएंगे तो वो 50 पे मान जाएंगे। यानी उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया है कि 50 सीटों से नीचे हम नहीं लड़ेंगे। घोसी जीत के बाद उनका आत्मविश्वास बड़ा बुलंद है। फिलहाल वो अलग बात है कि वहां और कई लोग नहीं लड़े और घोसी जीत हार के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर 50 सीट ये लड़ेंगे तो अब बात आती है कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी। आपको बताएं, आरएलडी के जो जैन चौधरी हैं वह भी कह रहे हैं कि हमें 30 सीट चाहिए। अब मामला फंस गया, 50 ये लेंगे, 30 वो लेंगे। वहीं पर कांग्रेस कह रही है कि हम 2009 में जो 21 सीट जीते थे हम उन 21 सीटों पर लड़ेंगे। पहला उत्तर प्रदेश है जहां एक कांग्रेस पार्टी 21 सीटों की चर्चा कर रही है, आरएलडी 30 सीटों की चर्चा कर रही है, समाजवादी पार्टी 70 सीटों की चर्चा कर रही है। मेरा मानना यह है कि अगर ये सारे लोग एक साथ बैठते हैं, समझौता करते भी हैं, तो अकेले 50 सीटों से नीचे पर समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करने वाली है। वहीं पर अगर कांग्रेस पार्टी है तो वह भी 20 सीटों से नीचे समझौता नहीं करेगी और 10 सीटों में आरएलडी से लेकर सबको रहना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है अगर यहां पर सीटों का समीकरण ठीक से नहीं बैठा तो एक बड़ा विरोध शुरू होगा और वह प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। सभी दलों के लोग अपने अपने नेताओं को तैयारी की बात कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं? सीटों का बंटवारा हुआ नहीं, उनका अपना झंडा हुआ नहीं, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, उनके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने नहीं, उसकी भी आज बैठक चल रही है। तो कहने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में ही अभी अनिश्चितताओं का दौर चल रहा है और लगता है सीट बंटवारा होते होते सभी पार्टियां सभी सीटों पर अपने दम पर लड़ने की सोच लेंगी। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अंतर्मन से चाहते हैं कि यह गठबंधन ना हो और हम पूरे की पूरी 80 सीटों पर लड़ें। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक ही सीट जीती है, इसलिए 10 सीटें उनको मिल जाए तो इट इज इनफ। वो ये मान के चल रहे हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं पंजाब की तरफ। पंजाब में हम चलते हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है उसको लेकर के पंजाब के नेताओं ने बिगुल बजा दिया है। उनका सीधे कहना है कि यहां पर हम किसी प्रकार के समझौते से नहीं लड़ेंगे। तो ये संगठन कैसे चलेगा? ये विपक्षी गठबंधन कैसे चल पाएगा जब उनका मूल कैडर, मूल कार्यकर्ता कह रहा है कि पंजाब में हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे क्योंकि यहां हमारा नेक टू नेक उनसे फाइट होता है और हम वहां पर जो इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार है हम उसके खिलाफ हैं। तो वहां पर एक बड़ी और स्थिति है कि कल तक जो इनके खिलाफ थे वो कैसे लड़ेंगे। तो वहां पर कांग्रेस पार्टी की अंदर खाने प्रदेश की टीम जो है वो बिल्कुल भी समझौते के पक्ष में नहीं है। अब हम चलते हैं हरियाणा। हरियाणा में आज ही पुरजोर तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया है कि हम समझौते में नहीं जाएंगे। आज ही का यह बयान है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। वो बड़ी तगड़ी तरह से प्रहार कर रहे हैं और वो राहुल गांधी से लेकर के केंद्रीय नेतृत्व को ये कहना चाहते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि किसी प्रकार से भी INIDA गठबंधन वहां पर नहीं लड़ेगा। हरियाणा में अगर वहां लड़ा तो सीटें कम हैं और 10 सीटें हैं वहां पर कुल मिलाकर के, और अगर वहां पर लड़ते हैं तो वहां पर कांग्रेस के खाते में बहुत कम सीटें आएंगी। कांग्रेस का परफॉर्मेंस बीजेपी के अगेंस्ट में वहां बहुत अच्छा है। आपको बताएं कि विपक्ष के नाते कांग्रेस वहां एक बड़ा चेहरा है और अगर वो गठबंधन में जाती है तो उसके हिस्से में कम सीटें आएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी वहां अपनी जगह बना रही है, तगड़े से बना रही है। वहीं अब चलते हैं गुजरात में। गुजरात में जब चलते हैं तो वहां भी आम आदमी पार्टी ने भट्ठा बैठा दिया कांग्रेस का। कांग्रेस के जो लोकल लीडर आम गुजरात के हैं वो बिल्कुल भी समझौते के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी
रिजीम से भी ज्यादा अगर सीटें आई हैं भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, तो उसका कारण है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की वजह से 153 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी गुजरात विधानसभा में कामयाब हुई। वहां भी कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे तारतम्य नहीं बनाना चाहते हैं। अब आइए जब बात करते हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, तो वहां भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, यानी वो उनके गठबंधन दल हैं और उसके बावजूद वो वहां प्रचार करने लगे हैं। प्रचार का जो तारतम्य है आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल का, वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर ही आरोप मढ़ रहे हैं और उनको वो बातें बोल रहे हैं जो विपक्ष का नेता अक्सर बोलता है। कहने का मतलब यह है कि ये गठबंधन क्या कहलाता है। बड़ी स्थिति खराब है इसकी कि अरविंद केजरीवाल साहब एक तरफ गठबंधन की बैठकों में आते हैं, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, राजस्थान का भी पता नहीं। फिलहाल राजस्थान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने भी अब कांग्रेस पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमें मध्य प्रदेश में कुछ सीटें दी जाएं, 5 से 10 सीटें दी जाएं। वहीं आरएलडी कह रही है कि पिछले बार हमारा एक प्रत्याशी जीता था, इस बार हमें कम से कम 10 सीटें राजस्थान में भी दिया जाए। अब हम बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हम 4 बनाम 3 लड़ेंगे, यानी 7 सीटें हैं, 4 पे आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस पार्टी लड़े चुनाव। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर की पार्टी के रूप में पूरे दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिखाई पड़ी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी पूरी 7 की 7 सीटों पर लड़ने का मन बना रही है। अरविंद केजरीवाल ने ऑफर दिया है 3, 4 और 3 का। फिलहाल आपने लड़का लांबा का वो स्टेटमेंट भी देखा होगा टीवी चैनल्स पर, जिसमें वो बोलते हुए दिखाई पड़ी कि पूरी 7 की 7 सीटों पर तैयारी के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने कहा है। अब वहां भी तारतम्य नहीं बन रहा है। धीरे धीरे अब हम चलते हैं पश्चिम बंगाल। बिल्कुल पश्चिम बंगाल पर जब हम चलते हैं तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी भी इस गठबंधन में जाने की चुप नजर नहीं आती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि ममता बनर्जी जी ने जो राष्ट्रपति द्वारा रात्रि भोज कार्यक्रम जो G20 शिखर सम्मेलन में कल भारत मंडप पे हुआ, उसमें वो गई थी और बड़ी ही उनकी जो पोजेस जो आए थे वो लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बड़ी सहजता से बातचीत कर रही थी। उसमें नीतीश कुमार भी थे। शंका ये जताई जा रही है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार सहजता से गए वह भी एक बड़ा संकेत है। और वहीं पर ममता बनर्जी का जाना भी कांग्रेस पार्टी को खला और कांग्रेस पार्टी ने प्रहार किया। मजे की बात यह है कि उसमें विपक्ष ही आपस में लड़ता दिखाई पड़ा। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने बड़े प्रहार किए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी, जो सूत्रों की खबर है, ममता बनर्जी का मानना है कि 42 सीटों में 41 सीट ऐसी थी, 41 सीट ऐसी थी जहां तृणमूल कांग्रेस विनर थी या रनर थी। कहने का मतलब यह है कि तृणमूल कांग्रेस या तो चुनाव जीत रही थी या चुनाव हार रही थी, तो रनर के रूप में थी। उसका मानना है कि 41 सीटों को हम लीड कर रहे थे और वहां पर अगर हमारा गठबंधन होता है कांग्रेस के साथ और CPIM और CPI से, तो इसका नुकसान होगा। ममता बनर्जी का मानना है कि जिन मुस्लिमों को उसने इतनी मुश्किल से जोड़ा, CPIM से काटा, आज वो हमसे टूट जाएगी अगर हमारा गठबंधन हुआ। ममता को यह भय सता रहा है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को उसने इतनी शिद्दत के साथ जोड़ा है वह जा सकता है। उनका यह भी मानना है कि उनका मूल कैडर भी इससे जाएगा। दूसरा, अगर वो पूरी सीटों पर नहीं लड़ती हैं तो उनकी पार्टी की पकड़ भी कमजोर होगी। आपको बताएं कि वहां पर धूपड़ी सीट से जीतने के उपचुनाव जीतने के बाद ममता बनर्जी का मॉरल हाई है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें 11 दिन की यात्रा पर भी जो केंद्र सरकार ने इमीडिएट उन्हें जाने के लिए अप्रूवल दे दिया। वहीं पर अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने नहीं दिया था। कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी अकेले ही लड़ेंगी, ऐसा सूत्रों की खबर है। तो अगर आप बात करें कि ममता बनर्जी, फिर हम आते हैं ममता बनर्जी 39 सीटों पर नेक टू नेक फाइट करती नहीं बीजेपी और ममता बनर्जी। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज है और जो इतने बड़े हिस्से पर काबिज है और उसके मन से मिलती पार्टी भी नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी, तो वो समझौता की स्थिति बहुत ही कम दिखाई पड़ रही है। फिलहाल 2024 आते आते ममता बनर्जी एकला चलो की नीति पर चलने की तैयारी कर रही हैं और उसके संकेत मिलने लगे हैं। आपको बताएं, एकला चलो की नीति की तैयारी ममता बनर्जी ने शुरू कर दी है। ये बैठकों का दौर चलता रहेगा, कॉमन चलता रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां की राजनीति में एक अमूल चूक परिवर्तन आया और वो अमूल चूक परिवर्तन आया कि वहां पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे के बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि 2024 के चुनाव में वो लड़खड़ा रहे हैं, वो मजबूती के साथ खड़े नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन को लेकर के एक बयान दिया और कहा कि श्री राम जन्मभूमि का उद्घाटन अगर होगा तो पूरे देश में दंगे होंगे, कत्लेआम होगा। ये शिवसेना के उद्धव ठाकरे से तो यह अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। एक तरह से प्रखर हिंदुत्ववादी धार उनकी कुंद हुई है और वहां पर जहां एक तरफ INDI ये गठबंधन पूरी तरह से कमजोर है,
उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, एनसीपी टूट चुकी है, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अब वहां क्या होगा? वहां पर सिर्फ एनडीए ही मजबूत दिखाई पड़ रहा है। एनडीए में जितने भी इन पार्टियों के दिग्गज नेता थे आज की डेट में वो हैं, वो लीडर हैं जो मास लीडर कहलाते हैं, जो लोगों के बीच से आते हैं। तो महाराष्ट्र हो गया, आपका बिहार हो गया। अब हम बिहार पे चलते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो वहां भी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की सीटों को लेकर के बड़ा तालमेल बन रहा है। जेडीयू और आरजेडी के बीच में भी तालमेल काफी हद तक बन तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी मामला फंसेगा तो कांग्रेस और सीपीआई का फंसेगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम पूरे देश का सिनेरियो देखते हैं तो लगभग सभी बड़े राज्यों में स्थिति यही है कि INIDIA सीटों के तालमेल को लेकर के कब चटक जाएगा पता ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी बैठकें होती रहे। अगली बैठक इनकी बेंगलुरु कलकत्ता में होने वाली है, जिसकी मेजबानी ममता दीदी करेंगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के लखनऊ में होगी। लगातार ये बैठकें चल रही हैं, लेकिन इतनी बैठकों के बाद लगातार लोगों से मिलना जुलना जारी है। उसके बावजूद भी INIDIA के नेता एक दूसरे पर ही बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। और यहां तक कि जो भी उपचुनाव हुए उसमें भी एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़े हैं, जिसमें आपको केरला की सीट है और पश्चिम बंगाल की सीट है। वहां पर ही अपने लोगों के साथ ही चुनाव लड़के जीत के आए हैं। ऐसी परिस्थिति में जैसे लग रहा, ऐसी परिस्थिति में क्या ये गठबंधन सफल होगा? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन संकेत यही बता रहे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जैसे लगता है जबरन पकड़ पकड़ के लाया गया है और लोगों को बैठाला जाता है। एक ये संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि पूरा विपक्ष एक है, लेकिन जिस प्रकार भारत बनाम इंडिया पर मारधाड़ हुई उससे लगता है कि गठबंधन मजबूत नहीं है। जिस प्रकार अभी आपने G20 शिखर सम्मेलन में आपस में इनको लड़ते देखा, उससे लगता है गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। जिस प्रकार उदयनिधि स्टैलिन का बयान सनातन धर्म को लेकर के आया और उसमें भी उद्धव ठाकरे और कई गठबंधन दल के लोगों ने किनारा किया, अरविंद केजरीवाल ने किनारा किया, कांग्रेस ने, उससे भी लगता है गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये उदयनिधि के बयान के बाद या स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद गठबंधन मजबूत होने के बाद भी क्या अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा? क्या इन चेहरों के साथ जाने पर गठबंधन को अच्छा लाभ मिलेगा? जी नहीं। ऐसी स्थिति में यह तय है कि INIDIA गठबंधन पूरी तरह से मोदी के मैजिक में फंसा हुआ है, मोदी की पिच पे खेल रहा है। कभी वो संसद भवन में ड्रेस कोड को लेके बात कर रहे हैं, कभी वो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया और एड्स से कंपेयर कर रहे हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य भारत पर टिप्पणी कर रहे हैं, कभी ऐसे ही अनेक इनके नेता है जो आए दिन ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं। अभी सुप्रिया सुरनेत ने एक बात कही कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैं बताना चाहूंगा प्रियांक खड़गे जो कि इनकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके नेता है, उन्होंने भी उदयनिधि स्टैलिन के बयान का समर्थन किया, जो इस समय वहां पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। कहां पर है? कर्नाटका में है और संवैधानिक पद का निर्वाह कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से मंत्री हैं। और उन्होंने भी उदयनिधि स्टैलिन के बयान का समर्थन किया। और ये उन्होंने जो बयान का समर्थन किया वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र है। और सुप्रिया सुरनेत कह रही है कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। आप उदयनिधि स्टैलिन के बयान से तो किनारा कर सकते हैं, लेकिन क्या आप पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम के बयान और उदय और प्रियंक खड़गे जो मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी, उनके लड़के और कर्नाटक सरकार के मंत्री के बयान से भी किनारा करा क्या? पवन खेड़ा और सुप्रिया सुरनेत के माध्यम से डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो बात बात में हिंदू धर्म पर आए दिन टिप्पणी करते हैं और अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, कभी वो एक शब्द भी अभी तक नहीं बोले कि हिंदू धर्म पर इस प्रकार की टिप्पणी क्यों की गई। उन्होंने अपने सहयोगी संगठन पर कोई आवाज नहीं उठाई, जो दिन रात प्रधानमंत्री मोदी से अनावश्यक विषयों पर जवाब मांगते फिरते हैं। जी हां, INIDIA का जो आइडिया है वह कब तक चलेगा, कितने दिन चलेगा नहीं पता है, लेकिन लगता है कि 2024 के चुनाव आते आते लड़खड़ा के ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा विपक्ष। धन्यवाद। वंदे मातरम। देखते रहिए KKD खबर, खबरों का सिलसिला जारी है।